गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी दुनिया का एक बड़ा बिजनेस हब धुलेरा बने। धुलेरा मैं कह सकता हूँ एक सेंट्रिक पावर बनेगा इंडिया के। ग्राउंड पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। शहर बनेगा लोगों के आने से। एयरपोर्ट चालू हो रहा है, हाईवे चालू हो रहा है, रेलवे ट्रैक आ रहा है, मेट्रो प्लान हो रहा है, इसके अलावा टाटा आ रहा है। आज के टाइम में रेंटल यील्ड सबसे ज्यादा धुलेरा। इंडिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर पिछले 4 साल के अंदर में प्रॉपर्टी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं है। कैसे कंपैरिजन ही नहीं है दुबई का। दुबई से भी बेस्ट जो है धुलेरा। नितिन भाई केम छो? मजा माचो। काफी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। जी जी जी। और सबसे पहले हम बात करेंगे आप और हम कब मिले और कैसे मिले, कुछ याद है आपको? हाँ मुझे याद है, हम लोग दुबई में पहली मुलाकात हुई थी हमारी। किसी मीटिंग में मिले थे, किसी का कुछ सॉल्यूशन कराने गए थे। वहां से हमारी मुलाकात हुई थी, फिर हम अच्छे दोस्त बन गए, आज तक हैं ईश्वर की दया से। जी। तो हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई और कुछ डिस्कशन हुआ। उस टाइम पे आप गुजरात में काम कर रहे थे जी, और वो उस टाइम पे आपकी भी शुरुआत थी। तो कैसा अनुभव रहा आपका? उस समय जस्ट हमारी बिगिनिंग थी जब हम लोग गुजरात में आए थे। उससे पहले हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। तो रियल एस्टेट की एक नई जर्नी यहाँ पे शुरू कर रहे थे जिस समय हम और आप मिले। और प्रयास था कि यहाँ पे कुछ बड़ा किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग आपसे भी चर्चा हुई थी। हाँ। एक बड़ी प्लानिंग है गुजरात में जो गवर्नमेंट कर रही है, और मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए इंडिया, दुबई छोड़ करके जी। और इधर आकर के काम करना चाहिए। तो मैं आ गया आज। हाँ। तो ये हमारा था कि हम लोग मिल करके काम करें। ये हमारी दोस्ती थी अभी तक। हम चाहते थे कि हम एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पे इंडिया में एक्सप्लोर करें सारी चीजें को, इसलिए आ गया। तो हम जब मिले थे उसके बाद काफी सारी चीजें थी जो नई थी। तो आप धुलेरा आए तो किस विजन को लेके आए? एक्चुअली रियल एस्टेट में तो मैं था ही 2010 से, आपको पता ही है। हाँ, वो अपना डिस्कशन हुआ था। तो 2018-19 के दरमियान में मेरे को पता चला कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में बन रहा है। तो मेरा ऐसा था कि यहाँ आकर के चीज़ों को समझें, देखें और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करें। जब मैं इधर आया तो समझ में आया कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है जिसपे हम चाहे जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कि आ गया कि समझते हैं, मिलके करते हैं। मुझे ध्यान है जब आप आए थे तब मेरे ख्याल से कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो आप क्या विजन लेके यहाँ पे उतरे? सब बैरन लैंड ही था उस टाइम। लेकिन जो प्लानिंग थी गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जो अथॉरिटी बनाई है उनकी जो प्लानिंग थी, लगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको हम बड़े लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। तो उसको लेकर के मेरे को लगा कि इधर काम करना चाहिए। दैट्स व्हाई हम इधर आए और काम किया हमने। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की विल पावर क्या लगी और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कहाँ लेके जाना चाहिए? सर, गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है बड़ा क्लियर सा है। 2009 से, या मैं कहूँ इससे पहले जो प्लानिंग है वो बड़ी क्लियर है। उन्होंने जो विजन बनाया है वो मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड लेवल का बनाया है। गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी दुनिया का एक बड़ा बिजनेस हब धुलेरा बने, और इसके लिए इन्होंने जो भी बेंचमार्क्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बिजनेस के लेकर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड, उसको प्लान किया कि धुलेरा में एक्सप्लोर करें। जी। तो आप देखेंगे कि आज जो धुलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अभी हम चलेंगे ही। जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ी देर में। तो आप देखेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया इन्होंने प्लान किया है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है। इन्होंने प्लान किया है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस पॉलिसीज यहाँ पर आए। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट अगर कहीं क्रिएट हो सकता है इंडिया में, तो उन्होंने प्लान किया धुलेरा में। जी। तो गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, उस विजन को पकड़ के हम और आप बस उसको फॉलो कर रहे हैं और चल रहे हैं। जी। तो अभी आने वाले 4-5 साल में आप धुलेरा को कहाँ देख? धुलेरा मैं कह सकता हूँ एक सेंट्रिक पावर बनेगा इंडिया के लिए। एक ऐसा बिजनेस हब बनेगा जो पूरी दुनिया में इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करके लेकर के जाएगा। और इसके लिए प्लानिंग जो रूट पर होती है, रूट लेवल पर प्लानिंग होती है, वो ऑलरेडी हो चुकी है।
और आपको पता है यहाँ पर अभी टाटा आ चुका है, 91,000 CR का इन्वेस्टमेंट टाटा लेकर के आया है। टाटा के साथ बहुत सारी कंपनीज है जो उनकी वेंडर कंपनीज है, लाइक दैट जबील है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेक्कन है, मल्टीपल कंपनीज उनके साथ में आ रही है। तो अगले 2 साल में उनके फुटप्रिंट आपको ग्राउंड पे देखेंगे। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है विद इन अ सर्टेन टाइम। तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जब चेंजेस आएंगे, इकोनॉमी आएगी, बूस्ट होगा, पैसा आएगा, फंड्स आएंगे बाहर से, इंटरनेशनल फंड्स आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारा चेंज अगले आप 2 साल 3 साल में यहाँ पे आपको देखने को। आपने टाटा का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि टाटा के आने से पहले और टाटा शुरू होने के बाद क्या इम्पैक्ट देख रहे हो आप इस शहर? सर देखिए क्या है, जैसे आपने बोला कि जब आप आए थे तो क्या था, क्लैरिटी नहीं थी। उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है और कितने टाइम में होने वाला है। तो वो बिल्कुल कह सकते हैं आप स्क्रैच लेवल की बात थी जी, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे, क्लैरिटी नहीं थी। वो ब्लाइंड गेम था जिसमें हमने शुरुआत की। ओके, वो ब्लाइंड गेम से जब हम शुरू हुए, धीरे धीरे क्लैरिटी आई, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जो शहर जमीन के नीचे था वो जमीन पर आना शुरू, और जब आना शुरू हुआ तो आज आप देखेंगे कि ग्राउंड पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। रही बात टाटा की, तो एक समय ऐसा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन लोगों के जहन में एक प्रश्न था, पूरे इंडिया में ये बात होती थी कि सिर्फ रोड बनने से तो शहर नहीं बनेगा। बिल्कुल, सिर्फ सीवेज डलने से तो शहर नहीं बनेगा, एक आर्टिफिशियल रिवर बन गई उससे तो शहर नहीं। बिल्कुल सही बात। शहर बनेगा लोगों के आने से। बिल्कुल, लोग कैसे आएंगे? तो उसके लिए एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जरूरत थी कि वो कैसे आएगा। तो पहला स्टेप लिया रिन्यू पावर जी, आज आप देखेंगे प्लांट ऑपरेशनल है। बिल्कुल। सेकंड, जब टाटा की हम बात करते हैं, टाटा इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक और अगर कहीं जेन्युइनिटी के बारे में अगर बात की जाती है, टाटा का नाम आता है तो टाटा मतलब ट्रस्ट, टाटा मतलब ट्रस्ट जी। तो जब टाटा यहाँ पर आया और टाटा ने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, इवन ऑलरेडी टाटा अनाउंस कर चुका है यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है, एमआरओ सिस्टम इंडिया का पहला यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही टाटा आया जी, तो जो टाटा का जो ट्रस्ट है वो पूरे इंडिया इवन वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ। वो एक मैं कह सकता हूँ नई ऊर्जा यहाँ पर आई जी, और लोगों को लगा कि अभी यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और टाटा जहाँ जहाँ भी गया है वहाँ पर उन्होंने ट्रेमेंडस चेंज आया है, इकोनॉमी को चेंज किया है, एनवायरनमेंट को चेंज किया है, लोगों की लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है। और ये पहला प्लांट होगा, और मैं भी प्राउड से कह रहा हूँ इस बात को, और हर इंडियन को प्राउड होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक फैक्ट्री शुरू नहीं हो रही, यहाँ एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है। और ये रिवॉल्यूशन जो है वो टाटा लेकर के आ रहा है। ओके, तो जब ये रिवॉल्यूशन आ रहा है, इसकी चर्चा है, ग्राउंड पर काम है, लोगों को दिख रहा है, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन हर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि आ ही रहा है, शुरुआत हो चुकी। आप और हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, और हम जैसे लाखों लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में बात करूं, इंडिया से बाहर बात करूं, और अभी हम देख रहे हैं कि यदि धोलेरा और रेस्ट ऑफ इंडिया का रियल एस्टेट बाजार देखें, तो आपका क्या मानना है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है? इंडिया ग्रो कर रहा है रियल एस्टेट में या धोलेरा? क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, मुझे लग रहा कि थोड़ा सा डाउनफॉल में है रियल एस्टेट का बाजार। तो धोलेरा को आप किस एंगल से देखते हैं? सर ये जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ आपने एक क्वेश्चन के साथ में पूरी इकोनॉमी को मर्ज किया। और जब हम पूरे इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा मैं कहूँगा चैलेंजेबल आंसर है, बट मैं इसको बात करूँगा बहुत अच्छे तरीके से आपसे। बेसिकली क्या है, एक साइकिल होती है रियल एस्टेट के अंदर। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि कोविड के बाद जो है एक बहुत बम्प आया, आप कह सकते हैं तेजी आई रियल एस्टेट के अंदर। इंडिया का चाहे ए कैटेगरी का शहर या बी कैटेगरी का या सी कैटेगरी, आप देखेंगे हर टाउन के अंदर में प्राइसेस बूस्ट बहुत ज्यादा, 3 टाइम 4 टाइम। आप तो देख रहे हैं, आप तो गुड़गांव से हैं, वहाँ तो 190 CR का एक फ्लैट मिला। बहुत तेजी का रिवॉल्यूशन आया और पूरे इंडिया में आया। और इसका कारण क्या है? ये एक साइक्लिक पैटर्न है रियल एस्टेट के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। एक टाइम आता है, राइज 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 राइज, फिर स्टेबल होता है मार्केट, बिल्कुल, फिर सैचुरेट होता है,
फिर डाउन आता है, थोड़ा सा करेक्शन आता है मार्केट में, और देन फिर वो दोबारा से रिटर्न करता है। बिल्कुल ये सिस्टम चलता है जी। आप देखेंगे इंडिया में 2014 में पूरी मार्केट क्रैश हुई, बिल्कुल। और मेरे हिसाब से 2007-8 में वो बूस्ट करना शुरू हुई थी। लगभग 7 साल का ये टाइम पीरियड रहा था जिसमें पूरे इंडिया का रियल एस्टेट बहुत तेजी से ग्रो, नेक्स्ट लेवल। उस टाइम में जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर थे उन्होंने राइज किया, उन्होंने पैसे बनाए बहुत सारे। 2014 में ये मार्केट क्रैश हुआ, मैं भी उसमें से मतलब मैं भी उस टाइम रियल एस्टेट में था, तो वो क्रैश का टाइम मैंने भी देखा, हमने भी बहुत सारे डाउनफॉल देखे उस टाइम में। 2020 से फिर वो साइकिल आया जिसमें मार्केट ग्रो करना शुरू किया, और आप देखेंगे कि बहुत तेजी से रियल एस्टेट ग्रो हुआ। अब बात ये आती है कि आपने कहा कि जब और जगह जो है वो स्टेबल हो रहा है मार्केट, और आप अगले कुछ एक सालों में धुलेरा को कैसे देखें जी। बेसिकली अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बी टाउन कैटेगरी की बात करूं या सी टाउन की बात करूं, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से, बिल्कुल साइक्लिक ग्रोथ आई थी, ग्रोथ हो गया। एक ग्रोथ वो होती है जो डेवलपमेंट के साथ आती है, मतलब जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा ग्रो नहीं करेगा। तो धुलेरा में क्या है, आप देखेंगे अगले 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रोथ के पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। अभी जैसे एयरपोर्ट चालू हो रहा है, हाईवे चालू हो रहा है, रेलवे ट्रैक आ रहा है, मेट्रो प्लान हो रहा है, इसके अलावा टाटा आ रहा है, अगले 2 साल में ऑपरेशन होगा। टाटा के साथ बहुत सारी कंपनियां हैं वो आ रही हैं, इसके अलावा और नई कंपनियां हैं जो आ रही हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। आप देखेंगे किसी भी शहर में एक स्कूल आया, बिल्कुल कोई बड़ा इंटरनेशनल, आसपास के रेट बढ़ गए, बिल्कुल इम्पैक्ट। एक कलेक्ट्रेट आया, रेट बढ़ गए, एक आरटीओ दफ्तर आया, रेट बढ़ गए, बिल्कुल। धुलेरा में हर 6 महीने के अंदर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि अभी यहाँ बहुत जरूरत है। बिल्कुल टाटा आ रहा है तो आप समझिए 10,000 20,000 लोग आ रहे हैं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्कुल। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो रियल एस्टेट ग्रो करेगा। तो जो आप पॉसिबिलिटी देखते हैं ना, पूरे इंडिया का मार्केट एक तरफ, धुलेरा का मार्केट एक तरफ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन आ रहा है और ग्रोइंग वे में। इसकी वजह से हर दिन मार्केट रिटेन करेगा, हर दिन ट्रिगर्स आएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, और ये मार्केट ग्रो करता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से चल रहा है। इसी में मेरा एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट। आप और हम दुबई बहुत टाइम लगाया हमने, और अभी मोस्टली इंडियंस भी पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो दुबई और धुलेरा का आप किस तरीके से देख रहे हो? जहाँ तक मुझे ध्यान है 1980 से पहले दुबई बिल्कुल छोटा सा, एक ये मान के चलो कि कुछ थोड़ा सा नाम ही था कि दुबई है, बट 20 से 30 साल में दुबई ने बहुत ग्रो किया है, और स्पेशली इंडियंस के लिए पूरा हॉट बाजार बना हुआ आज के टाइम। आप किसी भी शहर में चले जाओ तो हर जगह दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो आप धुलेरा को क्या देख रहे हो एज कंपैरिजन हम दुबई के साथ देखें, क्योंकि हमने बहुत सारा समय वहाँ पे व्यतीत किया है, और आज हम धुलेरा करें क्योंकि आज भी हम और आप धुलेरा में काम कर रहे हैं, तो धुलेरा और दुबई का हम कंपैरिजन करें तो आपका क्या मानना है? सर मैंने बहुत नज़दीक से दुबई का मार्केट देखा। जब मैं रियल एस्टेट में हूँ तो हर रियल एस्टेट का व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, बिल्कुल। और निश्चित तौर पे मैं भी हर आदमी का वो होता है कि काम कर रहा है और दुबई तो हम लोग बहुत कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो मैं भी दुबई का रियल एस्टेट मार्केट देखा, मुझे था कि मुझे काम करना है दुबई में। बहुत बार गया जी, आपको तो पता है, आपसे मिलता रहा मैं दुबई जी। मैं कई सारे वहाँ डेवलपर से मिला, शोभा से मिला, या जितने भी जो बड़े प्लेयर्स हैं दुबई के, सबसे मिला जी। सब लोग बताते हैं रेंटल यील्ड अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मेरे को एक बात समझ में आई जी, एक समय था जब रेंटल यील्ड इसलिए अच्छी थी कि डिमांड हाई थी, पूरा वर्ल्ड माइग्रेट कर रहा है, बिल्कुल। सप्लाई थी नहीं, मतलब लिमिटेड यूनिट या लिमिटेड एरिया। अभी दुबई में पिछले 3 साल में 4 साल में क्या हुआ, मल्टीपल यूनिट्स रिलेबल हो रहे हैं। तो आप दुबई का मार्केट देखेंगे कि लोग 1.5-2 करोड़ से 1 BHK या इस तरीके के अपार्टमेंट शुरू होते हैं, बिल्कुल। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये बता के कि रेंटल यील्ड बहुत अच्छी, ठीक है, बिकी इसीलिए रहा दुबई। अभी मैं आपको टेक्निकली बताऊं कि रेंटल यील्ड की अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में, I'm not saying or I'm not talking about only for धुलेरा या दुबई, मैं बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो। आज के टाइम में रेंटल यील्ड सबसे ज्यादा धुलेरा में है।
वेरी गुड। एक सिंगल, मतलब मैं कहूँ 2 BHK का गांव में आप चले जाइए, गांव जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल, वहां पर भी 20-25 हजार रुपए में आपका घर उठता है। 2 अच्छा। BHK का, जो गांव के घर बने हैं, वो जो खप्पर वाले, समझ गया मैं। हाँ, वो वाले घर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल फैसिलिटी उतनी है नहीं। बिल्कुल, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी, टाटा, सबको क्या चाहिए? घर चाहिए। रेन्यू पावर ऑलरेडी चालू हो गया है। यहाँ रेजिडेंशियल यूनिटी नहीं है, और जो है वो रेंटल बहुत हाई है। और अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर मैं कहता हूँ थाउजेंड्स ऑफ यूनिट भी बन जाएंगे, फिर भी रेंटल यील्ड हाई रहने वाला है। ओके। हाँ, इतने लोग आ रहे हैं, उनको एकोमोडेशन चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको घर चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा? पहले दिन तो आके बनाएंगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन जिसने भी बनाया हुआ है उसका तो रेंटल यील्ड के मामले में बहुत हाई है। अब दुबई के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ रिटर्न मिला। मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि किस तरीके के रिटर्न आते हैं दुबई में, क्यों लोग आ रहे हैं। तो बताते हैं 21 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी नाउ 24 1 मिलियन में स्टार्ट हुआ था, नाउ इट इज 1.5 मिलियन AED। मैं कहता हूँ इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है। हम भारत की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं अभी धुलेरा की तो बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, इंडिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर पिछले 4 साल के अंदर में प्रॉपर्टी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं गई है। बिल्कुल। तो हम कैसे, कंपैरिजन ही नहीं है दुबई का। दुबई जस्ट माइंडसेट, लोगों को लगता है कि दुबई जाना चाहिए। दुबई से भी बेस्ट जो है धुलेरा। ओके। तो इसी में एक चीज और अपन देखते हैं कि जो नए बंदे, नए लोग जो है वो रियल एस्टेट में अपना कैरियर तलाश रहे हैं आज के टाइम पे, तो धुलेरा उनके लिए कैसा रहेगा? वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लर्निंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, पैसे बनाने के लिए। इट इज द बेस्ट टाइम जब लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर समझना चाहिए, लोगों को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो कहीं अगर मिल रही है तो ऑफ कोर्स धुलेरा में। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, लाइक मैं ग्वालियर से हूँ। अभी ग्वालियर में मैं कहूँ, आप हरियाणा से हैं, आपका होम टाउन है, आप दुबई रह के आए हैं जी। मैं आपको बोलूं कि सर ग्वालियर में प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे रीजन पूछेंगे वाई ग्वालियर में क्यों करूं? बिल्कुल, क्या है ऐसा? बिल्कुल। तो ग्वालियर में जो इन्वेस्ट कर सकता है वो सराउंडिंग का, मतलब 2-4 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं जहाँ के लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि हरियाणा का आदमी इन्वेस्ट करे, मैं बात करूँ दुबई का बंदा इन्वेस्ट करे, नहीं करेगा। बिल्कुल। आज जब बात धुलेरा किया तो यूएसए में बैठा हुआ आदमी भी ये कहता है कि जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज थी हम उनको एक्सप्लोर कर चुके। अब आने वाला टाइम इंडिया का है। बिल्कुल। और इंडिया में भी आने वाला इकोनॉमिक हब जो है वो धुलेरा है। बिल्कुल। तो सर धुलेरा में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। लोग सर्च करके आ रहे हैं जी। अभी एक टाइम था जब हमें बताना पड़ता था, आज लोग सर्च करके आ रहे हैं, इंटरनेशनली सर्च करके आ रहे हैं। तो जो आपने कहा ना कि आज के यंगस्टर के लिए कैसे, किस तरीके से रियल एस्टेट में यहाँ, तो मैं कह रहा हूँ जब लोग सामने से आ रहे हैं तो आपको तैयार होना चाहिए उनको ट्रीट करने के। बिल्कुल। उनको नॉलेज देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको क्या चीज चाहिए ये बताने के लिए। तो इसके लिए जस्ट नॉलेज किसका? धुलेरा का। जिसके पास है वो यहाँ का नेक्स्ट गेम खेल सकता है। इसमें मेरा एक सवाल और है, जो यंगस्टर जो अभी कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है बट वो रियल एस्टेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। रियल एस्टेट में अगर ये कोई कहता है कि सिर्फ पैसे से ही रियल एस्टेट पर काम हो सकता है तो ये मिथ है। ओके। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। बिल्कुल। मैं 2010 में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। आई थिंक 19 साल का रहा हूँ मैं उस टाइम में। तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड कैश था। मेरे फादर का बिजनेस था रियल एस्टेट में, ऐसा नहीं था। मैं किसान परिवार से हूँ। तो सर यहाँ पे इजी है, आपको पैसे नहीं लगाने, आप ब्रोकरेज से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके पास पैसा आए आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, उसके बाद पैसा आए आप डेवलपर हो सकते हैं। स्टेजेस है। बिल्कुल। जिन यंगस्टर के पास पैसे नहीं है वो नॉलेज तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो क्लाइंट्स को तो पिच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पॉसिबिलिटी है कि हर तरीके की व्यक्ति के लिए धुलेरा सबको वेलकम करता है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां मैं कहता हूँ पैसा नहीं है वो मुझे लगता है और बेहतर काम। बिल्कुल। पैसा नहीं, नॉलेज चाहिए।
नॉलेज नॉलेज के साथ आदमी कुछ भी कर सकता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है। किसी भी इंसान को इन्वेस्टमेंट करना तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सब मैं तो यही कहूंगा कि आपको पहले तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि किस व्यक्ति के थ्रू आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है ना। आप जीवन भर की कमाई लेके गुजरात में आ रहे हैं, बिल्कुल। इतने दूर आ रहे हैं, हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं, तो आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो आपको लैंड प्रोवाइड कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में पता करें, ठीक है ना। अच्छा मैं कहता हूँ हो सकता है कोई आपको मिसगाइड भी करे। हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत मैं ऐसा अक्सर मैंने होता है। पूछा कि सुरेंद्र जी कैसे हैं चार लोगों से, हो सकता है चार लोग आपसे जो है जुलैसी रखते हो तो वो बोलेंगे कि यार सुरेंद्र जी तो अच्छे व्यक्ति नहीं है। उसको टेस्ट एंड राइट करें कि अच्छा नहीं है तो कैसे नहीं है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जब आ रहा है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जाने उसको और लीगलिटीज को जाने, क्योंकि मैं अच्छा हूँ इससे कोई फर्क नहीं, हाँ, बिल्कुल। मैं बेकार हूँ इससे भी कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। मैं जो आपको दे रहा हूँ प्रॉपर्टी उसकी लीगलिटीज कैसी है, वो लीगलिटीज को चेक करें, ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें, डिलीवरी कितनी प्रॉपर्टीज की है वो ट्रैक करें, ठीक है ना। मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ में कोई गलत हुआ है, वो ट्रैक करें, बिल्कुल। ठीक है ना। अब कोई भी राह चलते आदमी से प्रॉपर्टी खरीदेगा, वो उसके पैसे के साथ चीटिंग करेगा, फ्रॉड करेगा, इसको अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और मैं पर्टिकुलरली अगर किसी व्यक्ति के नाम को लूं या वो, तो मुझे लगता है ये थोड़ा नाइंसाफी वाली बात होगी। लेकिन जो भी इन्वेस्ट करने आ रहा है उसको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। मार्केट में अगर रेट है 4,000 का, वो कहेगा मैं 3500 में दे रहा हूँ। लोगों को ये ट्रैप होता है, लोगों को लगा अरे सस्ता मिल रहा है, आप तो महंगा दे रहे हैं। वो सस्ता नहीं होता, वो जस्ट लाइक है सोने का हिरण। लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, वो दोबारा मिलता नहीं है, फोन नहीं उठाता है। इस तरीके के ट्रैप में ना जाए। इसी में हमने एक टर्म्स, लीगल टर्म्स की बात करी, तो एक इंसान को लीगल टर्म्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए? ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बट लोगों को अच्छा लगेगा। ये चीजें टैली करेंगे तो बहुत सारे लोग फ्रॉड से बच जाएंगे। सब मैं कहता हूँ टाइटल देखना चाहिए लैंड का। टाइटल ये मान के चलिए उस जमीन की पूरी हिस्ट्री होगी। जैसे हम और आप जी, हम दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल। आपका हेयर स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। बिल्कुल। आपके आई रेटिना का अलग है, मेरा अलग है। बिल्कुल। आपका फेस अलग है, मेरा फेस अलग है। आपका स्किन का टेक्सचर अलग है, मेरा स्किन का टेक्सचर अलग है। बिल्कुल। आपके थंब इम्प्रेशन अलग है, मेरे थंब इम्प्रेशन। बिल्कुल। ऐसे ही हर इंडिविजुअल लैंड का अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपनी एक स्टोरी होती है। बिल्कुल। ठीक है, हम सिर्फ ये ना माने कि ये सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर के पीछे उसकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। और हर लैंड की, कोई कितना ही बड़ा जानकार हो, और मेरा जो अनुभव कहता है रियल एस्टेट का, हर लैंड की अपनी एक स्टोरी है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी उसकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को जानना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सर्वे नंबर के हिसाब से खरीद रहा है तो उसकी चॉइस है, ठीक है ना। फिर उसके साथ फ्रॉड होता है, गलत होता है, तो वो उसको थोड़ा समझदार होना चाहिए। मैं कहता हूँ उसकी आइडेंटिटी जानना चाहिए, प्रॉपर हायरार्की जानना चाहिए। हम और आप दोस्त बने, एक दूसरे को पूरा आइडेंटिटी को जान करके, बिल्कुल, एक दूसरे के साथ हमारे इमोशन मिले, हमारी पर्सनैलिटी मिली, विचार मिले, तभी तो हम दोस्त बने, ऐसे ही थोड़े बन गए। बिल्कुल। तो एक आइडेंटिटी को जाने बिना आप अपने जीवन का पूरा पैसा लगा देते हैं। इसमें मैं समझता हूँ किसी और की गलती नहीं, वो तो तैयारी बैठा। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति जब आ रहा है तो उसको आइडेंटिटी जाननी चाहिए, उसकी सर्च रिपोर्ट देखनी चाहिए। चलो, वेरी गुड।